बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, आज डेडलाइन में जिक्र करेंगे क्रिकेट का और क्रिकेट पे बात होगी। शाहिद अफरीदी ने अपनी तहलका खेज़ इंकशाफात पर भरपूर किताब जो है और उस हवाले से जो इक्तसाबात सामने आए हैं उन पर मीडिया पर भी बहस जारी है, सोशल मीडिया पर भी बहस जारी है। शाहिद अफरीदी ने सबसे पहले हर मैदान में उन्होंने तकरीबन किसी को नहीं छोड़ा है, सियासत से लेके खेल के मैदान तक तमाम लोगों पर तनकीद का निशाना भी बनाया उन्होंने और आड़े हाथों भी लिया है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जावेद मियांदाद हो। जावेद मियांदाद को तो बल्कि उन्होंने कहा कि वो प्लेयर बहुत अच्छे थे लेकिन जावेद मियांदाद एक छोटे आदमी है। तो शाहिद अफरीदी ने ये जो तमाम इंकशाफात किए हैं इस पर आज बात करेंगे, ये एक एक करके खोलेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे आतिफ जहांगीर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब जो हैं हमें ज्वाइन करेंगे और इनसे जानेंगे कि शाहिद अफरीदी के ख़ुद फैक्ट्स एंड फिगर कैसे हैं, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी क्रिकेट में गुजारी है वो कैसी है और उनकी जानिब से अब जो ये रिवायत कायम की गई है कि बुक लिखी गई है और उसमें तमाम लोगों को एक तरह से रगड़ा दिया गया है, तो वो कैसी रिवायत है और जो उनके बुक में इंकशाफात किए गए हैं वो भी एक एक करके खोलेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं आपसे मिर्जा साहब, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं? कंबर आपके साथ लाइन। मिर्जा साहब आपसे ही आगाज करते हैं। सर, सबसे पहला बड़ा इंकशाफ जो उन्होंने कहा, मैं जी 15 साल का नहीं, मैं 19 साल का था जब मैंने क्रिकेट का पहला मैच खेला। तो सर किस तरह से देखते हैं अव्वल तो पहले इस बुक को और उसके बाद उनके जो इंकशाफात हैं इसमें उसको? देखिए, शाहिद अफरीदी की शख्सियत कंबर अनप्रिडिक्टेबल है कि कभी वो कुछ भी कर सकते हैं, क्रिकेट के मैदान पे कुछ भी करते चले आए हैं। आपको याद होगा उन्होंने 2010 में ऑस्ट्रेलिया में गेंद चबा ली। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने लाइटर वे में बताया कि गेंद जो है वो हिल नहीं रहा था, स्विंग नहीं हो रहा था और राना नवीद बड़े परेशान थे। मैं समझा कैमरे नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि गेंद को थोड़ा खराब करो। ऐसे ही आपको याद होगा 2006 में जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी तो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में शाहिद अफरीदी ने जो है वो अपने स्पाइक से, जूतों की नेल से पिच को खोद दिया था, खराब कर दिया था। और जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह ये थी कि वहां पर एक गैस का वो कोल्ड ड्रिंक का सिलेंडर था जिसमें धमाका हो गया, लोगों की तवज्जो उस जानिब मबजूल हुई और मैंने सोचा शायद कैमरे इधर नहीं है तो उन्होंने ये कर दिया। तो आप इन चीजों से अंदाजा लगा लें कि वो कितने अनप्रिडिक्टेबल आदमी, कुछ भी कर सकते हैं। और यही काम उन्होंने अपनी किताब में किया है कि जिस अंदाज से दांतों से बॉल को जो है छीला भी था, आपको याद हो तो? या वही मैंने कहा, बॉल चबाना। तो इन्होंने यही इंकशाफ अपनी किताब में भी किया है कि मैं 15 बरस का नहीं था, मैं 19 बरस का था। और दिलचस्प बात यह है कि इंडियन जो है बड़े खुश होते हैं। अभी मैं एक इंडियन वेबसाइट देख रहा था, उन्होंने शाहिद अफरीदी की डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च और उसमें जो 1980 के बजाय 1975 लिखी है। मिर्जा साहब, अगर 1975 ये एक जो बात सामने आ रही है, 1975 को देखें तो 21 साल उम्र बनती है गालिबन उनकी। हाँ, जब उन्होंने डेब्यू किया तो उस वक्त 21 साल थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने ऑफिशियली पता नहीं रिवोक करते हैं कि नहीं करते, लेकिन शाहिद अफरीदी ने ये बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। या तो वो कह गए या समझे नहीं। अब से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी शाहिद अफरीदी से भी और उनकी किताब के मुसन्निफ वजाहत सईद खान साहब से भी। और कंबर, दिलचस्प बात यह कि इस किताब के मार्केट में आने से पहले इसकी इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है, इतनी पब्लिसिटी हो चुकी है कि यहाँ कराची में सहाफियों को एक तो ऑफिशियल दावतनामा आया था, बिल्कुल उसी तरह का एक फेक दावतनामा आया जिसमें जगह जो है वो अलग बताई गई और साथ ही साथ उसमें जो है वो कहा गया कि एक और जगह और टाइमिंग भी डिफरेंट बताया गया। यानी कि शाम को 7 बजे उसकी एक मॉल में लॉन्चिंग सेरेमनी, लेकिन जो फेक इनविटेशन आया उसमें दोपहर 3 बजे उसकी लॉन्चिंग। मिर्जा साहब, टाइमिंग्स कितने इंपॉर्टेंट है इस बुक के? देखिए, टाइमिंग्स तो है इंपॉर्टेंट क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और मेरे ख्याल में क्रिकेट का चूंकि सीजन है, क्रिकेट फीवर शुरू हो रहा है, तो इसी वक्त किताब रिलीज होनी चाहिए थी मेरी राय में। क्योंकि शाहिद अफरीदी की चाहे जितने कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो, चाहे उनका 23 का एवरेज क्यों ना हो वनडे इंटरनेशनल मैचों में, लेकिन इससे तो उनके दुश्मन भी इंकार नहीं करते कि उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त है। हालांकि 2016 में वो रिटायर हुए, लेकिन अब भी अगर वो कहीं चले जाते हैं लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं, तो उनकी फैन फॉलोइंग तो है। और जिस तरह से किताब की जो टाइमिंग्स उनकी, आपने जो पूछा कंबर, वाकई में कि टाइमिंग्स बड़े ऑड हैं किताब के, कि वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है और उस किताब में
दो लोगों के हवाले से, एक तो शोएब मलिक को उन्होंने रगड़ा दिया है, शोएब मलिक के हवाले से बात की है, दूसरे स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल उन्होंने जो है वो छेड़ा है, और उस स्कैंडल के मरकजी किरदार मोहम्मद आमिर इस वक्त पाकिस्तानी टीम के साथ इंग्लैंड के दौरे पर है, और चांसेस भी हैं कि मोहम्मद आमिर सेलेक्ट हो सकते हैं। ज्यादा चांसेस नहीं है, बल्कि आप समझ लीजिए कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे। आज आप ये मेरी बात प्रोग्राम में चलें, आप हमारे प्रोग्राम में खबर दे रहे हैं, थैंक यू सर। बिल्कुल वो सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मेरे जराए बता रहे हैं, और बाकायदा बड़ा स्मार्ट मूव की है ये मिकी आर्थर और इंजमामुल हक ने, कि उनको भेजा गया 17 खिलाड़ियों के साथ, और वो अब परफॉर्म करेंगे और डेफिनेटली वो टीम में आएंगे, और मुझे लगता है कि छुरी चलेगी जुनैद खान पर। और अगर मोहम्मद हसनैन ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि हसनैन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है कप्तान सरफराज अहमद का, क्योंकि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की जानिब से खेले इस दफा PSL में, तो अब देखते हैं कि किस पर छुरी गिरती है। लेकिन इस किताब में जिन जिन लोगों के बारे में शाहिद आफरीदी ने कहा है, उनमें से सिर्फ 2 आदमियों ने रिएक्ट किया है कंबर। एक तो जावेद मियांदाद ने, जावेद मियांदाद खुल कर आए जैसे वो बैटिंग करते थे, और 1975 से 1996 तक 21 साल वो क्रिकेट खेले। और दूसरा आज इस पे रिएक्ट किया है गौतम गंभीर ने, आपकी नजर से शायद गुजरा उनका ट्वीट, और उनकी एक स्टोरी भी NDTV पर चली है, जिसमें गौतम गंभीर ने, शाहिद आफरीदी ने उनको सड़ियल कहा था गौतम गंभीर को। जावेद मियांदाद साहब का भी आपने रिप्लाई का जिक्र किया, और वो बड़े खुल के उन्होंने कहा देखें जी, इज्जत देने वाला अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है, और आपकी दी हुई इज्जत नहीं है जो आप मुझे छोटा आदमी कह रहे हैं। और उन्होंने बल्कि आपको मिर्ज़ा साहब सुन के हैरानगी भी होगी, उन्होंने कहा कि देखिए जी, क़यामत में हिसाब होना है सबका, तो आप भी सामने होंगे और मैं भी सामने होऊंगा, तो देखते हैं किसके हाथ में किसका गिरबान होगा। तो इट्स अ बिग थिंग। बिल्कुल, जावेद मियांदाद अब माशाल्लाह मजहब की तरफ रागिब हो गए। अगर आप कंबर उनको मोबाइल पे फोन करें तो उन्होंने डाइट टोन के बजाय अपनी आवाज में रिकॉर्ड की हुई एक नात लगाई हुई है, जो जावेद मियांदाद की आवाज में उन्होंने रिकॉर्ड की है। अच्छा। तो जब भी आप उन्हें फोन करें वो नात सुने आप, जो उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड की है। वो मजहबी हो गए और माशाल्लाह वो दामे दरमे सुखने पसे पर्दा रहकर बड़े, जो जिसे कहेंगे चैरिटी के काम कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। हमने प्रोग्राम के लिए जब ट्राई किया तो हमने सुनी है सर, बिल्कुल वो नात है ना, तो देख लें आप। तो उसमें अब यही है कि जावेद मियांदाद ने रिएक्शन शो किया। वकार यूनुस से मैंने राब्ते की कोशिश की, वो इंग्लैंड चले गए, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो 1 T20 और 5 वनडे हो रहे हैं, तो स्काई स्पोर्ट्स पर वकार यूनुस वहां कमेंट्री करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। शोएब मलिक खामोश हैं, वो फैमिली रीजंस की वजह से आए। एजाज भट्ट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और सियासी लोग तो देंगे नहीं कोई जवाब। तो शाहिद आफरीदी अपनी इस कोशिश में जरूर कामयाब हो गए कि किताब मार्केट में आने से पहले ही उसका पूरी दुनिया में चर्चा हो गया है, और ये हॉट केक की तरह मुझे लगता है किताब फरोख्त होगी उनकी। नाज़रीन, आप कहीं मत जाइएगा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद इंकशाफात पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और शाहिद अफरीदी की बुक के हवाले से बात हो रही है। क्या इंकशाफात उस बुक में किए गए, हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, और हमारे जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं, वो राय भी जान रहे हैं। आतिफ, हॉट केक की तरह फ़रोग होगी, मतलब यानी जब किताब आती है तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ कंट्रोवर्शियल डाली जाती है कि बुक हिट हो। तो ये जो तमाम तर स्टोरियाँ, हम तमाम तर की बात तो नहीं कर सकते कि वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है और उस पर वो ग्रिप रखते हैं, जो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया देखी है उन्होंने वो बयान की है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने ज़रूर चीज़ें डाली हैं कि जो है कंट्रोवर्शियल बने। जैसे इमरान खान का ही ले लें, उन्होंने कहा इमरान खान महाजराई की जो है सियासत जिस तरह आप कर रहे हैं, इसी तरह टीम में भी जब थे तो प्लेयर्स के दरमियान इनकी महाजराई की कैफियत रहती थी। क्या कहेंगे इस पर? देखें, जो आप ये कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा डिफरेंट रखा है या एक ऐसी चीज़ कंट्रोवर्सी डाली है, ये बिज़नेस का वो बिज़नेस पर्सपेक्टिव है मेन। आप बिज़नेस में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते जब तक कि आप अपने कंपेटिटर से थोड़ा बहुत डिफरेंट जो है वो ऑफ़र ना करें।
और बुक जो है वो एक तरह से उनकी वो प्रोडक्ट है जिसमें उन्होंने कोई ऐसा फ्लेवर डालना है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होगा तो वो बुक खरीदेंगे। अदरवाइज़ एक प्लेयर जो रिटायर हो गया है वो चाहे जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग वाला हो, आई मीन तेंदुलकर से बड़ी फ़ैन फॉलोइंग मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट वर्ल्ड में शायद किसी की भी हो, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर जो है वो फेड करते जाते हैं। तो अब अफरीदी भी कोई डिफरेंट बात, ज़ाहिर है डिफरेंट सिचुएशन उनकी नहीं है, तो लोग उनकी बुक क्यों पढ़ेंगे जब तक कि उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा फ्लेवर नहीं डालेंगे। अच्छा, अब जो जावेद मियांदाद के बारे में उन्होंने कहा कि छोटा आदमी, उसके बारे में बड़ी अच्छी सेइंग मुझे याद आई अभी कि जी आप अगर किसी को छोटा देख रहे हैं इसका मतलब है या उसे दूर से देख रहे हैं या गरूर से देख रहे हैं। जी जी। तो जब आप गरूर, अब आफरीदी साहब ने उनको किस नज़र से देखा है, ज़्यादा तो गरूर वाला एलिमेंट इसलिए लग रहा है कि उनको गंभीर सड़ियल, उनको इमरान खान महाजराई वाले, शोएब अख्तर शोएब मलिक बुरे मशवरे लेते हैं बुरे लोगों से। अच्छा, फिर उसके बाद वकार यूनस मीडियोकर कोच हैं, जावेद मियांदाद छोटे आदमी हैं, ये उनकी बुराई हैं। इन्होंने बॉल चबाई है बाय मिस्टेक या किसी को फेवर करने के लिए, मतलब उसमें इनोसेंस में। अच्छा, इनको एज अपनी पता थी लेकिन उसकी बेस पे इन्होंने, मिर्ज़ा भाई को भी पता होगा, देखें जी अंडर 19 में आपने अगर अपने से छोटी एज के लड़कों के साथ आप खेल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस का एज होता है। आप लाजमी किसी उस वक्त के हिसाब के जायज़ जिसका हक बनता था क्राइटेरिया में, उस वक्त आपने उसको डेफिनेटली ओवरकम किया है, तभी आपको नेशनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया गया। तो अब इसमें जिसको पता था कि उसकी एज ज़्यादा है उसका भी फॉल्ट है, फिर दूसरा सिस्टम का फॉल्ट है। आपके पास उस वक्त 90s में, लेट 90s में, इसका मतलब है ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी जिससे आप जज कर सकें कि इसकी एक्चुअल एज क्या है। और फिर आप 40 साल, मतलब 25 साल गुजर जाने के बाद आप ये बात रिवील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने जानबूझकर अपने फैक्ट्स जो हैं वो छुपाए हैं, एज का बेनिफिट लिया है, अपने बराबर की एज के लड़कों का हक किसी ना किसी कैपेसिटी में डेफिनेटली मारा है। कराची में मैं कराची से ही बिलोंग करता हूँ और मिर्ज़ा भाई भी इस बात में जो है वो डेफिनेटली इनको पता होगा, ये तो बहुत पुराने क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। 90s में कराची में बैटिंग का बहुत बड़ा टैलेंट था, बहुत ज़्यादा टैलेंट था, अभी भी है, लेकिन उस वक्त बहुत ही जुनून था, बहुत ज़्यादा जुनून था। उस वक्त एक ऐसा लड़का जो अंडर 19 का नहीं था, उसने 25 साल की उम्र, देखिए 6 साल का फ़र्क डाल दिया ना, 81 और 75। अगर 6 इयर्स का डिफरेंस आ गया है तो 6 इयर्स में लाजमी उन्होंने अपनी एज ग्रुप के लड़कों को जो है वो उनका हक मारा है, और ये इटसेल्फ एक बहुत ही एक अनएथिकल बात है। अब अच्छा मिर्ज़ा साहब, वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि अगर आप उतनी उम्र के नहीं हैं लेकिन आप अंडर 19 खेल रहे हैं, आप अंडर 18 में खेले हैं, आप उस उम्र, उस एज ग्रुप में नहीं आते, आपकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन अनएथिकली आपके ऑफिशियल कागजात में उम्र जो है कुछ और बताई गई है, तो सर इसका तो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। देखिए, अगर कंबर आतिश की मैं बात सुन रहा था, देखिए पाकिस्तान में अगर आप उठाएं, ये तो शाहिद आफरीदी पहला आदमी है जिसने इतराफ किया है कि उसकी उम्र जो है 5 साल ज्यादा थी, वरना उम्मूमन आप उठाएं कम ही करते हैं सर, वो सब कम अपनी उम्रें कम लिखवाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है यूनुस खान ने कहा कि भाई 77 नहीं है मेरी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन ऑफिशियली नहीं, इन लाइटर मोड उन्होंने कह दिया। तो पाकिस्तान में तो ये रहा है कि हमेशा से खिलाड़ी जो हैं वो अपनी उम्र कम लिखवाते हैं। अब शाहिद आफरीदी ने चूंकि एतराफ कर लिया इसलिए अब वो बुरी तरह से फंस गए। और आप देखें कि जिस तरह आतिफ कह रहे थे 90s में था, 96 में जब हसन रजा दुनिया के कम उम्र तरीन क्रिकेटर बने 15 साल की उम्र में, तो उस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव आए माजिद खान, उन्होंने बाकायदा रिस्क टेस्ट करवाया और फिर उसके बाद वो रिकॉर्ड जो था वो उनसे विड्रॉ किया गया हसन रजा से, कि पीसीबी ने वो ऑफिशियली कहा कि जी ये जो है इनकी एज 15 साल से ज्यादा है। तो ये तो होता रहा है, लेकिन ये इसमें मैं शाहिद आफरीदी को थोड़ा बहुत क्रेडिट भी दूंगा और थोड़ी बहुत उनकी बेबाकी की तारीफ करूंगा कि जबकि उन्हें पता है कि अब एक और पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, तो किसने उन्हें मशवरा दिया था? इसका मतलब तो यही है कि वो पठान है जो जिसे कहना चाहिए कि जो बात करता है दिल में आती वो कर देता है। ये भी उसके खिलाफ जाएगी और उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म होगा। मिर्जा साहब, एक ग्रुपिंग की बात की 2003 में वकार यूनिस और वसीम अकरम में टसल थी, ग्रुपिंग थी और आधे प्लेयर्स इस साइड पे थे, आधे प्लेयर्स वसीम अकरम को सपोर्ट कर रहे थे। तो सर ये ग्रुपिंग तो हर दौर में रही है क्रिकेट टीम में। नहीं, ग्रुपिंग आप उनकी किताब देखें, उन्होंने वो भी जिक्र किया है जब 2008-2009 में
जब यूनुस खान के खिलाफ बगावत हुई थी। जी बिल्कुल, उसमें उन्होंने उसका भी जिक्र किया है कि कौन कौन इन्वॉल्व थे, लेकिन दिलचस्प बात यह कि उसमें उन्होंने अपने आप को नहीं कहा कि वो खुद भी थे, क्योंकि वो सुना है कि कई खिलाड़ी थे और उसका फायदा हुआ मोहम्मद यूसुफ को, जो कप्तान बन गए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। और ग्रुपिंग 2003 में ग्रुपिंग इस सेंस में थी कि उस वक्त के जो पीसीबी के चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया, वो वसीम अकरम को कप्तान बनाना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्हें मशवरा दिया गया और उन्हें बताया गया कि वसीम अकरम के ऊपर चूंकि जस्टिस कय्यूम कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में पाबंदी आयद है कि उन्हें कोई ओहदा ना दिया जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा ये फायर बैक कर जाएगा और बैक फायर कर जाएगा, तो आप ऐसा करें कि इन्हें ना बनाए। तो फिर वकार यूनुस को बनाया गया कप्तान, और टीम में वाकई में आप देखें जिस तरीके से हम सेंचुरियन में भारत के खिलाफ मैच हारे, मैं खुद वहां मैदान में मौजूद था, सईद अनवर ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की और फिर पाकिस्तानी टीम जो थी वो मैच हार गई। तो ये तो होता रहा, और फिर वर्ल्ड कप 2003 की परफॉर्मेंस भी सबके सामने, पाकिस्तान सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर सका, तो ये तो होता रहा है क्रिकेट में। और ग्रुपिंग आपने बिल्कुल सही कहा, शायद आफरीदी ने सही उसमें जिक्र किया है कि वाकई में ग्रुपिंग थी उस वक्त। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और शाहिद अफरीदी की बुक के हवाले से बात हो रही है। आतिफ भाई ये बताइएगा कि बैटिंग स्टाइल पे अगर कोई कोच एतराज़ करता है, जावेद मियांदाद की बात की गई कि बैटिंग स्टाइल नहीं पसंद था, तो ये तो मतलब बैटिंग स्टाइल पे एतराज़ करना कभी कभी कोच कर देता है, अपनी बात का इजहार कर देता है, लेकिन इस बात को इतना उछालना कि यार बैटिंग स्टाइल मेरा नहीं पसंद था। और अफरीदी का अगर बैटिंग स्टाइल देखें तो वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। आपने उन्हें छठे ऑर्डर पे भी खिला के देखा है, आपने उन्हें ओपनर भी भेज के देखा है, और होता ही है कि अफरीदी के नॉर्मल जो जहन में लोगों के व्यूअर्स जो हैं उनके पर्सपेक्टिव है कि अफरीदी आते हैं, 4 शॉट्स लगाते हैं और जहाँ पे जो बॉल रोकनी होती है उस पर भी छक्का मारने की कोशिश करते हैं तो आउट हो जाते हैं। तो आप बैटिंग स्टाइल पे उन्हें, जावेद मियांदाद को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन आप ये देखें कि फैक्ट्स एंड फिगर क्या कहते हैं, आपका अपना बैटिंग स्टाइल वाकई में कैसा था? देखिए स्लॉगर के तौर पे तो आए थे, ठीक है, 96 में जब डेब्यू किया था। अब बैटिंग स्टाइल उन्होंने पाकिस्तान में मतलब 20 साल तकरीबन क्रिकेट खेली है, उसमें किसी ने आज तक उनको कभी बैट्समैन के तौर पे नहीं जाना, और सब एनालिस्ट इंक्लूडिंग मिर्ज़ा भाई इस बात को सेकंड करेंगे कि ज़्यादा उन्होंने अपना टाइम बैटिंग के बजाय बॉलिंग के ज़ोर पे किया है, ठीक है। अच्छा, अब जावेद भाई डेफिनेटली, जावेद भाई जो हैं वो अगर कोच, और वो सिर्फ हम जावेद भाई की बात नहीं करते, अगर कोई भी कोच होगा, देखिए कोच का पर्पज़ ही क्या है, उसने तो आपको फ्लॉज बताने हैं जिसके वो पैसे ले रहा है। अगर वो अपने आपको आपके फ्लॉज नहीं बता रहा और वो ये देख रहा है कि हम अगर आपको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बैटिंग को जो है वो हमने किसी न किसी हिसाब में, किसी न किसी पैरामीटर के अंदर लेकर आना है, देखना है। तो आप उनको, अगर इसका मतलब है, किसी डायमेंशन से वो जज करेगा ना आपको कि वो है किस पर्पज, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उन्होंने तमाम प्लेयर्स को कुछ ना कुछ बताना है। मुझे अच्छी तरह से याद है शारजाह में जब 99 या उसमें जावेद मियांदाद साहब कोच थे, तो वो तो इस हद तक इन्वॉल्व होते थे, उनका नेशनलिज्म इस हद तक हाई होता था कि वो वहाँ से बैठे हुए इशारे कर रहे होते थे कि जी 50 हो गई है, 100 हो गया, ज़रा रुक के खेलो, या इस तरह। तो अफरीदी कोई नो डिफरेंट, मतलब आप अगर कोई आपको आपकी जो है वो अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, आपको कोई सही रास्ता दिखा रहा है, तो वो आपका दुश्मन नहीं है बेसिकली, वो तो आपके अंदर इस्लाह चाहता है। आपको अगर इसका मतलब पता है कि मेरे अंदर ये इस्लाह नहीं आ सकती, उसके लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। विराट कोहली आज क्यों दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, स्टीवन स्मिथ किस तरह लेग स्पिनर से बैट्समैन बन गया और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग उसने टॉप की, उन्होंने अपनी टेक्निक्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेंजिंग्स लेकर आए। और टेक्निक के अंदर चेंज लाना बैट्समैन और बॉलर के लिए इजी नहीं होता, ये इंतहाई मुश्किल काम है। तो मिर्ज़ा साहब, इमरान खान के बारे में जो कमेंट्स किए गए, इस पे मुझे आपके कमेंट्स दरकार हैं, और इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है, हम अफरीदी साहब की जो इनिंग्स है ओवरऑल, टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वो वनडे क्रिकेट हो,
और या फिर T20 खेले हों, उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर भी आप हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें बताइएगा। लेकिन पहले बताएं, इमरान खान साहब के हवाले से जो बातें की गई हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं? आपने इमरान खान को फॉलो भी किया, आप वो मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं और आप उनकी क्रिकेट भी देखते रहे, वर्ल्ड कप भी जीता, उसमें हमने जो महाज आराई की बात की गई है कि इमरान खान महाज आराई की तरफ जाते हैं और अभी भी उनकी काबीना का ये हाल है, फिर उसे सियासत से जोड़ दिया गया खेल के मैदान को, ये किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, इमरान खान शाहिद आफरीदी के बड़े स्टॉन्च सपोर्टर रहे हैं और शाहिद आफरीदी भी इमरान खान के बड़े फैन रहे हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ कि उन्होंने किताब में सियासत की तरफ क्यों इशारा किया। इसका मतलब उन्होंने इस किताब में न सिर्फ इमरान खान बल्कि उन्होंने इस किताब में जो है वो नवाज शरीफ और बिलावल जरदारी पर भी तनकीद की है। जी जी, नवाज शरीफ की तो तारीफ की है कि वो अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। जी जी जी, नवाज शरीफ की तारीफ नहीं की उन्होंने, नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं, क्योंकि वो आपको याद होगा कि 8 महीने के बाद तकरीबन अब्बास शरीफ की तालियत के लिए जो नवाज शरीफ के भाई हैं जाती उम्रा गए थे शाहिद आफरीदी। मुझे लग रहा है कंबर के शाहिद आफरीदी आने वाले वक्त में जो सियासत में आ रहे हैं। अच्छा मिर्जा भाई, आखिरी सवाल, और ये सवाल बहुत जरूरी है, इस वजह से पूछ रहा हूँ, अफरीदी की जो क्रिकेट सीरीज है इस पर जरा एक नजर हो जाए। बिल्कुल, आफरीदी देखे ना 27 टेस्ट खेले, लेकिन 380 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, 98 T20 मैचेस खेले। जो आप देखेंगे टेस्ट मैचेस में शाहिद आफरीदी की 5 सेंचुरियां हैं, जबकि वनडे इंटरनेशनल मैचेस में सिर्फ 6 सेंचुरियां हैं। और चेन्नई में उन्होंने जो भारत के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी 1999 में पाकिस्तान टेस्ट जीता था। और मैं बिल्कुल आतिफ की भी और अंबर आपकी भी इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि शाहिद आफरीदी एज अ बॉलर ज्यादा अपने आप को मनवाने में कामयाब हुए। मुझे अच्छी तरह से याद है 1996 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अंडर-19 टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर थी, शाहिद आफरीदी वहां गए हुए थे, लेकिन इस दौरान मुश्ताक अहमद का घुटना जख्मी हो गया और शाहिद आफरीदी को इमरजेंसी के लिए, क्योंकि लेग स्पिनर को लेग स्पिनर ने रिप्लेस करना था, इमरजेंसी के तौर पर उन्हें कीनिया भेजा गया, जहां पर वो पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने अपना डेब्यू किया। तो इसका मतलब है कि वो बॉलर और बॉलिंग ऑलराउंडर थे, जो अगर देखा जाए बैटिंग तो वो करते ही चले। एशिया कप में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, फिर उसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड T20 में बॉलिंग, आप देखें बात चीजें उनके डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। 2009 का वर्ल्ड T20 हम जीते, चाहे जैसी भी पर्सनैलिटी हो शाहिद आफरीदी की, इसमें कोई शक नहीं कि वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। 2007 में भी वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, हम बदकिस्मती से भारत से हार गए फाइनल। तो कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ नेगेटिव चीजें भी है। ओवरऑल ये मिक्स प्लेट है शाहिद आफरीदी की जो किताब है। हमने कहा कि बहुत बात हो गई शाहिद अफरीदी की किताब पर, अब थोड़ा सा वर्ल्ड कप के हवाले से भी देख लिया जाए। टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन हम पहले से कहते हैं पाकिस्तान की टीम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कभी ये होता है कि सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं और बड़ा मामूली सा स्कोर करके हार जाते हैं, कभी हम मैच फंसा के बहुत सनसनी खेज़ मराइल में निकल भी जाते हैं। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अब जो हमारी टीम है? देखिए, टीम अब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है सिलेक्टेड है और हमें उसको बैक करना है और बीइंग पाकिस्तानी बड़ा स्ट्रॉन्ग बैक करना है, क्योंकि अब हम अगर थोड़ा बहुत भी क्रिटिसिज्म उन सिलेक्टेड लड़कों के ऊपर करेंगे जो कि अब कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो एक नेगेटिव इमेज जाता है। जहाँ तक इंग्लैंड कंडीशंस की बात है, शुरू में 10 मैच खेलने हैं ना आपने टोटल, तो अब 10 मैचेस में पहले 5 मैचेस तो तकरीबन मई में आ रहे हैं, तब विकेट्स को कह सकते हैं थोड़ी सी सीमिंग होंगी, थोड़ा सा वहाँ पर वेट कंडीशंस होंगी, वहाँ पर आपकी बैटिंग टेस्ट होगी। और अगर आपने स्कोर कर लिया शुरू में, आपकी जो है वो कॉन्फिडेंस ऐसा बन गया बैट्समैन का, तो फिर बॉलर्स के ऊपर गेम आ जाती है। आजकल जो इंग्लैंड में पिछले 3-4 सालों से क्रिकेट हो रही है, वनडे क्रिकेट हो रही है, उसमें बहुत बड़े बड़े स्कोर्स बन रहे हैं। आई मीन 350 तो एक नॉर्मल स्कोर रहा है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, 400 प्लस भी उन्होंने हमें भी मारे थे। उसके लिए एज है ना जिसके पास बैट्समैन अच्छे हैं। हम बैटिंग में लैग करते हैं, बैटिंग में लैग करते हैं, लेकिन वही इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये 5 मैचेस के लिए गए हुए हैं। बाबर आजम के ऊपर एज आपको आतिफ साहब एज ये है कि हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स जाके उधर काउंटी खेलते रहे हैं इंग्लैंड में, खेलते रहे, उनकी पिचेस के आदी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर ग्राउंड्स। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का चले प्रेशर का एलिमेंट और वो जो है एक्सपोजर बहुत डिफरेंट है। तो अभी ये जो 5 मैचेस हैं ये बड़े की हैं, इसमें बैट्समैन को इनको अपने सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने चाहिए। बाबर आजम के ऊपर आपकी सारी बैटिंग रिलाई करेगी।
फिर दोनों ओपनर्स ने अगर स्कोर करके देना है, ऐसा पाकिस्तान में बहुत ही कम हुआ है कि जिस मैच में हमारे ओपनर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो वहाँ पर हम बड़ा स्कोर ना कर सकते हो। मतलब आप ये कह लें कि 90% पाकिस्तान ने हमेशा तभी बड़ा स्कोर किया है जबकि हमारे बैट्समैन ओपनर्स ने जो है वो अच्छा सॉलिड स्टार्ट जो है दिया है। तो इसमें आबिद अली गया है, उसके चांस बनता है नहीं बनता है, उसको कोई मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है नहीं, वरना फ़खर जमान और इमामुल हक ने अगर अच्छा हमें स्टार्ट दिया तो फिर दरमियान वाले उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है, हफीज़ है, शुएब मलिक हैं और उसके बाद हारिस सुहेल हैं, फिर एंड में जो है वो फ़हीम अशरफ आ जाते हैं। फिर अब चलें, शादाब की इंजरी हमारे लिए एक बहुत बड़ा, मगर उसकी रिप्लेसमेंट जो इन्होंने बॉलर भेजा है यासिर शाह, उसका वनडे रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा है नहीं, वैरायटी कम होने की वजह से वनडे क्रिकेट के हिसाब से। तो वो एक हमें स्पिन डिपार्टमेंट हमारा पिछले जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं 1975 से लेकर 2015 तक हमारा स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत वेरिएशन रही है। ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें कि स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा हमारा वीक। नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और शाहिद अफरीदी ने जो किताब लिखी है उसमें तहलका खेज़ इंकशाफात जो किए हैं उस पर बात हो रही है और हमारे साथ आतिफ जहांगीर साहब मौजूद हैं। जो किताब सर लिखी गई है इसके हवाले से स्पॉट फिक्सिंग पर बड़ी बात हुई है और स्पॉट फिक्सिंग के पर जो बात हुई है उसमें कहा है मैनेजमेंट को पहले से पता था ये इशू, लेकिन जो है मैनेजमेंट ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर क्या आपका तबसरा है? बुक में अगर उन्होंने ये मेंशन किया है तो आपको याद होगा उस स्टोर पे ये भी मौजूद थे। इसका मतलब है ये भी टीम का पार्ट थे और अगर इनको इतना पता है कि मैनेजमेंट को पता है तो फिर डेफिनेटली इनको भी पता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर इतने स्ट्रॉन्ग उससे कह रहे हैं कि जी मैनेजमेंट को पता है तो लाजमी फिर आपको भी उसकी इन्फॉर्मेशन थी। और ये वही टूर है जिस पे इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और फिर उनकी रिटायरमेंट के बाद ही सलमान बट को कैप्टनसी मिली थी 2010 में। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट में अफरीदी ने रिटायरमेंट ली थी और फिर उसके बाद सलमान बट को कैप्टनसी मिली थी। तो अब यहाँ पर आप अगर इतना स्ट्रॉन्ग ब्लेम दे रहे हैं तो आपको खुद भी पता था, जिस तरह एज का आपको खुद पता था, इस तरह अगर स्पॉट फिक्सिंग का भी आपको खुद पता है, ग्रुप बंदी का भी आपको खुद पता है। और ऐसी ग्रुप बंदी है जिसमें 4 बंदे तो इन्वॉल्व हैं लेकिन आप इन्वॉल्व नहीं हैं, ठीक है। इसका मतलब यही साबित होता है कि आपका कैरियर बिल्कुल साफ है, प्रूफ, और आप एक चले हीरो हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए पाकिस्तान में हीरो बनने के लिए ना आपको बहुत दफ़ा परफॉर्मेंस से ज़्यादा और ही बहुत सारे मार्केटिंग के टैक्टिक्स यूज करने पड़ते हैं। कर्नल नौशाद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सर वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि शाहिद अफरीदी की जो किताब उन्होंने लिखी है उसमें जो तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं उस पर बात करें। स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीम मैनेजमेंट को ये पहले से बात पता थी लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सर क्या कहेंगे? पहली बात तो आप ये बताइए, व्हाई आर यू गिविंग इट सो मच इम्पोर्टेंस टू शाहिद अफरीदी की सेइंग पे? ही इज ए जाहिल मैन। उनको इतना क्रिकेट का तो बहुत पता है, उनको अल्लाह का भी बहुत पता है, लेकिन एक तरह की उनको जो बुक लिखने की बात है, आई एम प्रीटी श्योर कि ही हैज नॉट रिटन द बुक बाय हिमसेल्फ, ही हैज आस्क्ड समबडी। इसने आइडिया जरूर दिए होंगे। सर ये वजाहत सईद खान जो जर्नलिस्ट है उन्होंने लिखी है ये उनके लिए किताब। वो तो नॉर्मली यही है कि क्रिकेटर्स हो गए या फॉर दैट एनी अदर स्पोर्ट्समैन हो गया, इफ ही इज नॉट गुड एट राइटिंग देन ही हायर द सर्विसेज ऑफ समबडी, और उसी में उन्होंने वजाहत साहब की सर्विसेज को हायर किया होगा। लेकिन आइडियाज जो थे वो मैं समझता हूँ कि अगर शाहिद अफरीदी के अपने ओरिजिनल हैं तो जिस तरह कि आपने राइटली कहा कि जब उनको पता है आईसीसी की जो रेगुलेशंस हैं, आईसीसी बल्कि पीसीबी की भी जो रेगुलेशंस हैं उसमें ये है कि जी अगर आपको वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन द क्रिकेट फ्रॉम क्रिकेट नॉट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू किसी और वजह से, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप आईसीसी को इन्फॉर्म करें या क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म करें। Am I right? Yes, exactly, sir. But why board is reluctant to take any action? Yeah, this is up to शाहिद अफरीदी, ना ले, लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया तो जो इसके रिस्पॉन्सिबल है, those who know, even now those who know कि जी इन्होंने hide something from the cricket authorities, whether this is the main authority, ICC, International Cricket Council, or
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उनका फर्ज ये बनता है कि अब आईसीसी की इसके शाहिद अफरीदी के इस स्टेटमेंट का नोटिस लें और उसके बाद उनसे अभी भी पूछ सकते हैं कि जी वाई शुड वी थिंक यू वर नॉट पार्ट ऑफ दैट इंसिडेंट जो कि इंग्लैंड में हुआ था बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान सीरीज। सर मुझे ये बताएं कि ये जो इंकशाफात किए गए हैं इनका पाकिस्तानी क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा? वर्ल्ड कप भी आने वाला है। कोई नहीं असर पड़ता, कोई नहीं असर पड़ता जी। दिस इज अ लॉन्ग वे, अबाउट 10 years बैक इट हैज हैपेंड एंड मैं समझता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर एक्शन लेना है तो इनसे आइसोलेशन में ले, इसको एक कोई इशू या पब्लिक या कोई इसको जिसको कहते हैं ना सनसनीखेज, वो चीज बनाने की कोशिश ना करें। अच्छा सर मुझे बताइए कि अब वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो हमारा जा रहा है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, कितने पुर उम्मीद हैं आपके? कैसी टीम जा रही है, कैसा कॉम्बिनेशन है, और क्या पाकिस्तान की ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी कि जो पूरी कौम तवक्कुआत लगा के बैठी हुई है कि हम भी दुआ करते हैं इंशाल्लाह हमारी टीम जीते, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन सर है या नहीं? आपने शायद मिकी आर्थर साहब का एक स्लोगन सुना होगा जो उन्होंने डिजाइन किया है फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट, दैट वी हैड इट, वी हैव इट एंड वी विल। बिल्कुल। तो 92 तो वी हैव एंड देन 2019 दे विल ट्राई टू हैव विल। तो उसमें आप पाकिस्तान को नासिर हुसैन ने भी, आपने शायद स्टेटमेंट पढ़ी हो, नासिर हुसैन ने भी कहा था यू कैन नॉट राइट ऑफ पाकिस्तान एट एनी स्टेज। अब जो पाकिस्तान की प्रेजेंट कॉम्बिनेशन है, आई थिंक दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन, यूथ एंड एक्सपीरियंस बोथ, और इनको दे आर लकी, दे आर द फर्स्ट टीम टू हैव लैंडेड इन इंग्लैंड एंड मच बिफोर एनी अदर टीम बिफोर द वर्ल्ड कप। और उसमें अगर आप थोड़ा सा ये भी देखें कि पाकिस्तान को चांस मिल गया है, दे आर प्लेड अगेंस्ट द काउंटीज, they are going to play a 5-match series in England and of course then after that they will play the warm up matches, उसके बाद ये मेन टूर्नामेंट में आएंगे। सो इनको क्लाइमेटाइज होने के लिए, द कंडीशंस देखने के लिए, द टेक्निकल नो के लिए इनको सब कुछ मिल गया है। पाकिस्तान की ज्यादा कॉम्बिनेशन है, उसमें हफीज हो गए, फॉर दैट मैटर शोएब मलिक हो गए, और मैं इसको बाबर आजम में भी उसी कैटेगरी में, सरफराज को भी उसी कैटेगरी में डालूंगा। कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो है ये कहीं ना कहीं अपर हैंड जरूर हासिल कर ले। और अगर आप पाकिस्तान ने किसी तरह भी जो क्वालिफाइंग ग्रुप जिसको आप मेन ग्रुप कहते हैं वो क्वालिफाई कर लिया और मेन लाइन में आ गए, जिसमें जो नॉकआउट बेसिस पे अगर आ गए, तो पाकिस्तान विल बी इंशाल्लाह वेरी लीथल टीम फॉर टू क्वालिफाई। सर मोहम्मद आमिर के टीम में होने के कोई चांसेस हैं, कोई इत्तलात है आप तक? देखिए जी, अभी कल से मैच शुरू हो रहे हैं, ये 5 ODIs हैं। अब आमिर साहब को चाहिए कि ही शुड शो हिज गट्स, ही शुड शो हिज फॉर्म, ही शुड शो हिज फिटनेस। अगर वो सब कुछ दिखा लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई एडजस्टमेंट हो सकती है। एडजस्टमेंट के लिए वो जुनैद खान भी हैं, वो यंगस्टर हसनैन भी है, उसमें हो सकता है। बट द थिंग इज कि आमिर खान शुड हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ मिकी आर्थर एंड सरफराज अहमद। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। जी बिल्कुल, हमारे एनालिस्ट तो कहते हैं जी स्पिन डिपार्टमेंट हमारा थोड़ा सा वीक है और स्पिन डिपार्टमेंट पे थोड़ा और काम होना चाहिए था। ये हमारे जो एनालिस्ट हैं उनकी राय है। हमने कोशिश की कि जो बुक आई है उस पर भी बात हो जाए, वर्ल्ड कप के स्क्वाड पे भी बात हो जाए। जो शाहिद अफरीदी साहब ने बुक दिया, अभी तक उनमें जो कमेंट्स आए हैं उसमें जावेद मियां दाद साहब ने अपने आप को डिफेंड किया है, गौतम गंभीर साहब ने अपने आप को डिफेंड किया है। लेकिन शाहिद अफरीदी की बुक में बड़ी बात यह है कि उन्होंने तमाम उन हक़ाइक़ से पर्दा भी उठाया है जो चीज़ें आवाम तक नहीं पहुँचती। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि जब ऐसी बुक लिखी जाती है तो उसे आप एक दफ़ा पढ़ें ताकि आपको पता चले कि बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चल रही हैं। उनमें से वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अगर किसी पर तनकीद करते हैं और ये बड़ी अच्छी बात की कि एक अपनी नज़र से वो देख रहे हैं दुनिया कैसी है। ये ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो एक बंदे की पर्सपेक्टिव होता है और इस पर रद्द अमल आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे साथ साथ, और वर्ल्ड कप के हवाले से हम आपको भी साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। कंबर ज़ैदी को अल्लाह हाफ़िज़।